हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 3 हमारी रियल एनालिसिस का। हमने सीक्वेंसेस स्टार्ट कर दिया है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सब सीक्वेंसेस के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। सो अ सब सीक्वेंस इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। सो सब सीक्वेंस हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि हमारी एक मेन ओरिजिनल सीक्वेंस होती है ना। एक मेन ओरिजिनल सीक्वेंस होती है हमारी, जिसमें हमारे पास अलग अलग टर्म्स होते हैं x1 x2 अप टू सो ऑन, इस तरह से। उसमें से हम कुछ टर्म्स को हटा देते हैं, तो बाकी बची टर्म्स जो हमारे को मिलती हैं वो अपने आप में एक सीक्वेंस बनाती हैं, और उसी को ही हम कहते हैं वो सब सीक्वेंस, यानी ओरिजिनल का वो क्या बना रही है, सब सीक्वेंस बना रही है। ओके, उसका भी हमने पढ़ा कि कुछ टर्म्स हम सीक्वेंस में से अगर डिलीट कर दें, जैसे सपोज़ करो कि ये हमारी एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। इसमें से अब कुछ टर्म्स अगर मैं डिलीट कर दूँ और सब सीक्वेंस बनाना चाहूँ, अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर इसमें से सपोज़ करो मैंने पहली तीसरी टर्म्स जो है वो डिलीट कर दी, तो A2 A4 A6 A8 इस तरह से मैं अपनी टर्म्स जो है वो ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सब सीक्वेंस। अब हमें इसे रैंडमली नहीं लेना है, वी नीड टू टेक इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें इसको लेना है, ठीक है। सो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है NK। NK का मतलब है कि ये सब्सक्रिप्ट का काम कर रहा है, इस A का, ये N दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये NK जो है वो सब्सक्रिप्ट है, यानी कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो जब हम NK की सीक्वेंस बना रहे हैं ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ये NK वाली जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, जैसे कि N1 N2 N3, अगर और कोई भी लेनी है N5 लेनी है, लेकिन हम बीच में यहाँ पे रैंडमली कोई भी पिछली टर्म उठाकर नहीं लिख सकते। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते N3 फिर हमने N2 ले लिया, तो ये सब सीक्वेंस जो है वो नहीं बनाएगी, ठीक है। ये सब सीक्वेंस फॉर्म नहीं करेगी। तो NK जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर मैं NK को 2K मान लूँ, यानी कि मैं इवन वाले टर्म्स उठा रही हूँ, ठीक है। तो अगर K की जगह मैं 1 रखूँगी तो ये क्या बन जाएगा, पहला ये बन जाएगा 2, यानी कि अब मुझे कौन सी टर्म उठानी है, A2। AN का मतलब है कि मुझे सेकंड टर्म उठानी है। अगर मैं K को 2 रखूँ तो ये बन जाएगा 4, यानी कि मुझे कौन सी टर्म उठानी है, फोर्थ टर्म उठानी है। इसी तरह से अगर मैं इसको 3 रखूँ तो ये बन जाएगा 6, यानी मुझे कौन सी टर्म उठानी है, सिक्स्थ टर्म उठानी है। तो जो हमारी सब सीक्वेंस बनेगी वो A2 A4 A6 अप टू सो ऑन, इस तरह से बनेगी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि ये NK जो हमें लेना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग नहीं होगा तो हम नहीं बोल सकते कि वो हमारी सब सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर है, इफ़ xn इज़ अ सीक्वेंस, अगर मैं xn को एक सीक्वेंस मानती हूँ तो N1 ग्रेटर दैन N2 ग्रेटर दैन N3 अप टू सो ऑन, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे सब्सक्रिप्ट्स होने चाहिए। NK जो है हमारा X का क्या है, सब्सक्रिप्ट बना रहा है, यानी एक उसकी फुट पे लगा हुआ है, ठीक है। सो ईच NK बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और हमने पढ़ा था सीक्वेंस में हम हमेशा नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो N1 ग्रेटर दैन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमको नंबर्स को लेना है। अगर हम हैफेज़र्डली मैनर में ले लेंगे, रैंडमली कुछ भी उठा लेंगे, तो वो सीक्वेंस नहीं बनाएगा, ओके। तो सब सीक्वेंस तभी बनेगी जब ये NK जो है हमारा नीचे जो फुट पे लगा हुआ है, सब्सक्रिप्ट जो है हमारा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी जो टर्म्स हम उठा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठाएं इस मेन सीक्वेंस में से। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि जो इंडाइसेस है दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि आप कोई भी N2 पहले नहीं ले सकते, N3 बाद में नहीं ले सकते, N1 N2 N3 अप टू सो ऑन, इस तरह से नेचुरल ऑर्डर में ही चलना चाहिए, ओके। अब एक बार इसका विजुअली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम सीक्वेंस को किस तरह से बना रहे हैं, सब सीक्वेंस को कैसे बना रहे हैं। तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस है हमारी XN, जिसके अंदर इस तरह से टर्म्स हमें दी हुई हैं X1 X2 X3। जो नीचे दिया देखो XN जो में दिया है, ये हमारे क्या हो गए, इंडाइसेस हो गए। अभी इफ़ यू कैन सी योर XN, सो 1 2 3 हमारी क्या है, इंडाइसेस है, यानी वो X की फुट पे लग रहे हैं। तो X1 X2 X3 X4 इस तरह से हमारी टर्म्स जो है सीक्वेंस में वो चल रही हैं। अब हमने इस तरह से देखो चूज़ किया, हमने कहा कि NK यानी जो सब्सक्रिप्ट है हमारा,
उसको हम 2k मान लेते हैं, यानी कि हम इवन मल्टीपल मान लेते हैं, उसको 2k मानते हैं, यानी इवन इंडाइसेस हम ले रहे हैं। तो k की वैल्यू हम बदलते जाएंगे। अगर मैं 1 रखूँगी तो 2 1 ज़ा 2 है ना, तो x के सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। कि मैं अगर 2 रख रही हूँ तो 2 1 ज़ा 2, यानी सेकंड टर्म हमको लेनी है। फिर मैं 2 रखती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, यानी फोर्थ टर्म हमको लेनी है। ऐसे ही 6th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, अप टू सो ऑन, इस तरह से हमें चलते जाना है। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और n के लिया, ये मैं दूसरी सब सीक्वेंस बना रही हूँ। ये मेरी पहली सब सीक्वेंस बन गई, x2 x4 x6, जिसमें ये वाली टर्म्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमने टर्म बनाई nk की, जिसमें 2k - 1, यानी कि ऑड इंडाइसेस हमने लिए। तो ऑड इंडाइसेस लेंगे तो हमारी टर्म्स कौन सी आएंगी, x1 x3 x5 x7 x9 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे इन वाली टर्म, यानी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, जो भी टर्म्स हमको एक्चुअली एग्जाम्पल में दी होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम सब सीक्वेंसेस को जो है बनाते हैं या विजुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अ सब सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, कीप्स द ऑर्डर सेम बट मे स्किप इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। ठीक है, ऑर्डर हमको रखना है वही बरकरार, नेचुरल ऑर्डर में ही चलना है, इंक्रीजिंग टर्म्स में ही चलना है, लेकिन उसके बावजूद वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। ओके, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। xn हमें -1 की पावर n दे रखा है। अगेन अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये सीक्वेंस कैसे बनेगी, -1 1 -1 अप टू सो ऑन, इसी तरह बनेगी। यहाँ पे हम n रखते जाएंगे अलग अलग, और हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी, पर यहाँ पे हमारे -1 1 यही मिलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इवन इंडेक्स की बात करूँ, यानी मैं अपना nk जो है वो क्या ले रही हूँ, 2k ले रही हूँ। सो अगेन k की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो पहला जो टर्म आया हमारे पास क्या आएगा, a2, फिर क्या आएगा a4, फिर क्या आएगा a6 अप टू सो ऑन। अब हमें देखना हमारी सेकंड टर्म क्या है हमारी सेकंड टर्म 1, हमारी फोर्थ टर्म क्या है 1, हमारी सिक्स्थ टर्म क्या है 1, यानी बार बार हमें 1 1 1 1 यही मिला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सब सीक्वेंस, इवन इंडेक्स वाली सब सीक्वेंस बन गई। ये हमारी मेन सीक्वेंस थी, यहाँ से देखो हमने ये जनरेट किया एक सब सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से हम ऑड इंडेक्स वाली भी कर सकते हैं। यहाँ पे nk हम क्या ले लेंगे, 2k - 1, 2 1 ज़ा 2 -1, तो कौन सी टर्म आ गई, पहली टर्म आ गई a1, फिर क्या आएगी a3, फिर क्या आएगी a5 अप टू सो ऑन। अब अगर मैं देखूँ मेरी पहली टर्म क्या है -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। हमारी थर्ड टर्म क्या है -1, तो फिर से हम लिखेंगे -1 अप टू सो ऑन। ये भी हमारी एक सब सीक्वेंस बन गई सब सीक्वेंस। तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, ये भी एक सब सीक्वेंस है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं तो दिस कन्वर्जेस टू 1, और ये किसको कन्वर्ज कर रही है, -1 को, है ना। तो देखो जो सीक्वेंस है हमारी वो ऑसिलेटरी है, -1 1 के बीच में घूम रही है, लेकिन जो हमारी उसकी सब सीक्वेंसेस बनी हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं अलग अलग वैल्यूज़ को। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, जो हमारा क्लासिक एग्जांपल है, xn = 1/n, अगर हम लें, इसको ओपन करेंगे तो हमारी सीक्वेंस कैसे बनेगी, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, इस तरह से बनेगी। सेम वही इवन इंडेक्स अगर मैं लूँगी तो इवन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 1/4 1/6 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस बनेगी। ऑड के लिए हमारे पास क्या बनेगी, 1 1/3 1/5 अप टू सो ऑन। ठीक है, दोनों ही कन्वर्ज कर रही हैं, 0 की तरफ जा रही हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, xn हमने n लिया है, तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमें पता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये इसी तरह से चलेगा, है ना। अब इसके बाद अब हम लेते हैं यहाँ पर इसकी सब सीक्वेंस बनाने के लिए हम nk को सपोज़ करो k² ले लेते हैं। k² का मतलब है, पहले अगर मैंने 1 का स्क्वायर लिया तो 1, यानी कि मुझे पहले क्या चाहिए, a1 चाहिए। अगर मैंने 2 का स्क्वायर लिया यानी 4, यानी मुझे क्या चाहिए, a4 चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि nk जो है वो हमारा सबस्क्रिप्ट का काम करता है। ठीक है, तो वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में ही रहेगा। 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9th टर्म हमको चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1, फोर्थ टर्म हमारी क्या है, 4, 9th टर्म हमारी क्या होगी, 9 अप टू सो ऑन, ये इस तरह से चल रहा है। तो जो सब सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर सब सीक्वेंस हमारी बनेगी 1 4 9 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सब सीक्वेंस बन गई। सो आई होप कि सब सीक्वेंसेस होती क्या है, इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स।
जैसे कि यहाँ पे है लेट एक्स एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर n, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है -1 की पावर n। जब हम इसे ओपन करेंगे, जब हम इस सीक्वेंस को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो ये कैसे जाएगा, -1 1 इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इवन इंडेक्स इसमें से सब सीक्वेंसेस बनाऊँ तो मैं क्या लूँगी, 2k। अगर मैं 2k लेती हूँ तो मेरे पास सीक्वेंस 1 1 1 1 बनेगी, और अगर मैं ऑड इंडेक्स लेती हूँ यानी 2k -1 तो मेरे पास सारी की सारी टर्म्स क्या आएंगी, -1 -1 -1। तो हमें दिख रहा है कि ये जो है वो कन्वर्ज कर रही है 1 को, और ये जो है वो कन्वर्ज कर रही है -1 को, यानी दोनों सब सीक्वेंसेस अलग अलग कन्वर्ज कर रही हैं। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल पाते हैं वो मैं आगे भी बताऊँगी, पर अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/n। वही क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगी। एन के हमने वही इवन इंडेक्स ले लिया, सब सीक्वेंस बना रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हम सब सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सब सीक्वेंस हमने बनाई x2 की, तो हमारे पास आ गया 1/2 1/4 1/6 अप टू सो ऑन। अब हमें दिख रहा है ये भी जो है वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसकी ओर, 0 की तरफ। इसी तरह से हम ऑड वाली भी बना सकते थे जिसमें सिर्फ 1 होता, 1/3 1/5 अप टू सो ऑन। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी कन्वर्ज कर रही है 0 की तरफ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, xn हमारा है n, सिंपल सीक्वेंस हमने बनाई 1 2 3 4, यही चलेगा, सीधा सीधा नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे। हमने n के इसके अंदर लिया k²। अब देखो k² का मतलब क्या है, हमने 1 स्क्वायर किया तो x1 यानी कि हमें पहली टर्म लेनी है, पहली टर्म क्या है 1। अब हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2² यानी x4, इसका हमें ध्यान रखना है, x4 का मतलब है हमें 4th टर्म लेनी है, वो है 4। इसी तरह से हमने 3 रखा तो हमारे पास आया x9 यानी हमें 9th टर्म लेनी है और वो होगी 9। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस चलती जा रही है। अब इस सब सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो ये डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि बढ़ती जा रही है, हमें दिख रहा है ये किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना, ये बढ़ती ही जाएगी। तो इट इज़ गोइंग अप टिल इन्फिनिटी। देखो नॉट अ सब सीक्वेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम 1 2 3 4 5 में से एक सीक्वेंस निकालें 3 2 5, तो दिस इज़ नॉट अ सब सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। उसने पहले 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 5 लिया। अगर वो 3 ले रहा है तो उसके बाद उसे अगली नेक्स्ट टर्म ही लेनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलना है, ठीक है, पहली वाली टर्म वो नहीं ले सकता। अ सब सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग टर्म्स वाइल प्रिजर्विंग देयर रिलेटिव ऑर्डर। वही सेम चीज़ है, बस अलग अलग वर्डिंग्स में लिखी हुई है कि सब सीक्वेंस जो है वो बनती है बाय सिलेक्टिंग द टर्म्स, लेकिन जो ऑर्डर है वो हमेशा प्रिजर्व रहना चाहिए। ऑलराइट, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं आपके सामने एक सीक्वेंस दूँ A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर मैं इसकी सब सीक्वेंस निकालूं तो हम सब सीक्वेंस के लिए कुछ ना कुछ इवन इंडाइसेस ले लेते हैं या फिर ऑड इंडाइसेस ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि सब सीक्वेंस मैंने बनाई जिसमें मैंने इवन इंडाइसेस ले लिए A2 A4 A6 अप टू सो ऑन, ये हमारी एक सब सीक्वेंस बन गई। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होगी, आप देखिए, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये वाली टर्म्स को छोड़कर बाकी जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं हमारे पास वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में आ जाएगी, सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में हमारे पास क्या क्या आ गया, A1 A2 यहाँ पर है, A3 A5 A7 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। सो सब सीक्वेंस हमारी क्या थी कि हमने कुछ टर्म्स को हटाकर एक सब सीक्वेंस बना लिया ओरिजिनल सीक्वेंस में से। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या है, इस सब सीक्वेंस को हटाकर बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है, देखो ये रिमेनिंग टर्म्स थी ना, मेन सीक्वेंस में जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स थी वो सारी हमने कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में लिख दी। तो वही टर्म्स आती हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में, ठीक है। एक चीज़ और ऐसे पहचानने का कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का कि इन ये जो पेयर हमें मिला है सब सीक्वेंस और कॉम्प्लीमेंट्री का, इन दोनों को जब हम मिला दें, जोड़ दें, तो हमें वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जानी चाहिए। जब हम इन दोनों को मिला देंगे आपस में तो हमें वापस से ओरिजिनल सब सीक्वेंस मिल जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर मैंने जोड़ दूँ A1, A2 फिर A3 A4 A5 A6 A7, इस तरह से हमें पूरी की पूरी ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो मिल रही है। तो इसीलिए हम इनको बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। इनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। इन दोनों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस इसीलिए बोला क्योंकि जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया आपस में तो हमें वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस मिल गई, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बनेगी ही तब जब वो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स इसके अंदर आ जाएं, ठीक है।
सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस की. दो सीक्वेंसेस इन विच एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन ऑफ द टू सब सीक्वेंसेज. यहाँ पे हमें दो सब सीक्वेंसेज मिली ना, इन दो सब सीक्वेंसेज में ही सारी की सारी टर्म्स लाए करेंगी, इनसे बाहर कहीं पे भी लाए नहीं करेंगी, यही वो बोलना चाह रहा है. यानी दो सब सीक्वेंसेस को मिलाकर यदि वापस से मेन सीक्वेंस an मिल जाए तो उन दो सब सीक्वेंसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 1, 1/2, 1/3. तो यहाँ पे हमने देखिए ईवन इंडाइसेस लिए थे जिसमें A2, A4, A6, A8 आया था, ये एक सब सीक्वेंस बना था, है ना. और फिर हमने ऑड इंडाइसेस लिए थे जिसमें एक ये सब सीक्वेंस बना था. जब हमने इन दोनों सीक्वेंस को जोड़ा, ऑड और इवन को, तो हमें वापस से मेन सीक्वेंस मिल गई. तो इसीलिए वो बोल रहा है कि A2n और A2n-1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है -1n वाला. यहाँ पे हमने इवन इंडाइसेस बनाया था, तो ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को और ये कन्वर्ज कर रहा है -1 को. इनकी सब सीक्वेंसेस तो कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन हमें पता है कि जो मेन सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं कर रही है. इट्स एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ओके, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू डिफरेंट पॉइंट्स, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो हैं वो अलग अलग पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हैं, तो मेन सीक्वेंस जो है वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस. वाई, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूँ तो हमें वापस से देखो मेन सीक्वेंस मिल रही है, -1 1 -1 1 -1 1, वापस से मेन सीक्वेंस मिल रही है ना. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस. एंड इफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू आई, सपोज करो किसी नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, देन सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू आई, तो सब सीक्वेंस भी आई पे कन्वर्ज करेगी ही करेगी अगर सीक्वेंस कर रही है तो. कन्वर्स इसका टू नहीं है कि अगर सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है आई पे तो सीक्वेंस भी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर सीक्वेंस कर रही है तो सब सीक्वेंस तो करेगी ही करेगी. ऑल राइट, तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो डेफिनेशन हम अभी पढ़कर आए हैं कि लेट xn बी अ सीक्वेंस, और xn की उसकी एक सब सीक्वेंस होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफाइंड बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंडाइसेस, तभी वो सब सीक्वेंस बनेगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसी होगी? फॉर्म्ड बाय द टर्म्स whose indices do not belong to nk arranged in their natural order. बस उसी भाषा को तोड़ मरोड़ कर लिख दिया गया है कि nk यानी nk जो हमारी सब सीक्वेंस थी उसमें वो टर्म्स नहीं आनी चाहिए. ऑब्वियसली उनको छोड़कर यानी रिमेनिंग टर्म्स जो हैं हमारी किस में आती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में आती हैं. तो बस वो यही बात बोल रहा है, दस दोनों सब सीक्वेंस टुगेदर कंटेन ऑल द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस. दोनों सीक्वेंस यानी सब सीक्वेंस और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस दोनों मिलाकर सारी की सारी टर्म्स को कंटेन करती हैं, किसकी? ओरिजिनल सीक्वेंस की. ठीक है, ये एक और अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जैसे इस तरह से लिख रखा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट है कि an हमारी एक सीक्वेंस है, an और an डैश हमारी दो सब सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, तो इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? हम कब बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था. ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कि दोनों का यूनियन जो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस के इक्वल आना चाहिए. यानी दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, जैसा मैंने आपको पीछे समझाया था कि एक सीक्वेंस थी, दूसरी एक इवन वाली थी, एक ऑड वाली थी, दोनों का जब हमने यूनियन किया तो हमें ओरिजिनल सीक्वेंस मिल गई. ओरिजिनल सीक्वेंस मिल गई, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस हैं. सेकंड कंडीशन कि जब हम उनका इंटरसेक्शन लें, कॉमन निकालें, तो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना. इवन इंडाइसेस में और ऑड इंडाइसेस वाली जब हमने दो सीक्वेंसेस ली थी तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थी, तभी तो यूनियन करने पे हमें ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रही थी. ठीक है, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये वही बताया हुआ है कि S जो है हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है, S1 हमारे पास पहली सब सीक्वेंस है, S2 हमारे पास दूसरी सब सीक्वेंस है. ठीक है, दीज टू कंडीशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर. So again, that is, together they give all the terms of the original sequence and they have no term in common. दोनों को मिलाएंगे तो हमें ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाएगी और उसमें कुछ भी टर्म कॉमन नहीं आएगी. ऑलराइट, एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे xn की हमने कोई भी एक सीक्वेंस लिया, हमने एक सब सीक्वेंस ले ली, उसकी इवन इंडाइसेस वाली ले ली, x2 x4 x6 x8 वाली. ठीक है, इसमें इवन पोजीशंस वाली टर्म्स आ गई. अब अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस लेना चाहूँ तो क्या लेना पड़ेगा? ऑड इंडाइसेस लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है. x1 x3 x5 x7 जैसा कि मैंने समझाया था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बन जाएगी. और अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों का यूनियन ले लें, तो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस आ जाएगी. बस इतना ही है कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के बारे में. ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो विजुअली हम इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से है. इंडाइसेस हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, टर्म्स xn की हो गई, x1 x2 x3 सेम वही है. एक हमने सब सीक्वेंस बनाई इवन इंडाइसेस वाली,
एक हमने सब सीक्वेंस बनाई ऑड इंडाइसेस वाली, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि हम देखो इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा है ना, और दोनों का यूनियन कर देते हैं तो वापस से हमें ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाएगी जो हमारी xn है, वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाएगी। तो बोथ सब सीक्वेंसेस टुगेदर गिव ऑल द टर्म्स ऑफ xn। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कुछ। अ सब सीक्वेंस एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस आर यूनिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यूनिक हैं तभी तो उनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यही तो हमने बात पढ़ी अभी। बोथ आर सब सीक्वेंसेज ऑफ द सेम सीक्वेंस, एक ही ओरिजिनल सीक्वेंस की दोनों क्या मानी जाती हैं, सब सीक्वेंस मानी जाती हैं। इफ़ एक्स एन के कन्वर्जेस टू एल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्ज। अगर एक्स एन के कन्वर्ज कर रही है एल को तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस भी जो है वो कन्वर्ज करे ही करे। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था -1 और 1 वाला, इवन इंडाइसेस वाली तो 1 को कन्वर्ज कर रही थी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ऑड इंडाइसेस वाली -1 को कन्वर्ज कर रही थी। ठीक है, तो अलग अलग वो कन्वर्ज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल उन्होंने दे भी दिया ये वाली कि ये कन्वर्ज कर रही है 1 को, ये कन्वर्ज कर रही है -1 को, और ओरिजिनल सीक्वेंस को देखा जाए तो वो कन्वर्ज ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग कन्वर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए, अ सब सीक्वेंस पिक्स सम टर्म्स ऑफ एक्सन एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस पिक्स द रेस्ट। एक सब सीक्वेंस जो है ओरिजिनल सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स निकालती है और बाकी बची रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो किस में जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में, ताकि दोनों मिलकर वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस हमको दे दें। ठीक है, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज आर डिसजॉइंट एंड टुगेदर पार्टीशन दी ओरिजिनल सीक्वेंस। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता उनमें, और अगर हम उन्हें टुगेदर यानी मिला दें तो हमें क्या मिल जाती है, ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाती है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सब सीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज। ठीक है, सो पहले पर आते हैं, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। हर सीक्वेंस जो है अपने आप की सब सीक्वेंस होती है, अपने आप में वो सीक्वेंस भी है और वो खुद सब सीक्वेंस भी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वही सेम सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है तब उसकी की सारी सब सीक्वेंसेस जो हैं वो एल को ही कन्वर्ज करेंगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, कि अगर एक्स एन मेन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है तो सारी सब सीक्वेंस जो है वो एल को ही कन्वर्ज करेगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें एल को कन्वर्ज कर रही है एक सीक्वेंस, उसकी जितनी भी आप सब सीक्वेंसेस बनाओगे यहाँ से वो सारी की सारी एल को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इफ़ ऑल द सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू एल देन एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रू है कि ये बात ट्रू है कि अगर सारी की सारी सब सीक्वेंस जितनी भी उसकी सब सीक्वेंसेस हैं अगर वो एल को कन्वर्ज कर रही हैं तब तो ओरिजिनल सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर इक्की दुक्की कुछ सब सीक्वेंसेस हैं जो एल को कन्वर्ज कर रही हैं तब हम नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो भी एल को कन्वर्ज करेगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सारी सीक्वेंसेस की बात हो रही है, सब सीक्वेंसेस की बात हो रही है, किसी एक या दो की नहीं हो रही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इवन इंडाइसेस और ऑड इंडाइसेस वाली दोनों सीक्वेंसेस, तो ये क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस हो गई। अगर ये कन्वर्ज कर रही है एल को देन द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो हमारी सीक्वेंस जो है वो भी एल को कन्वर्ज करेगी, लेकिन शर्त यही है कि दोनों ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स वाली एक ही एल को कन्वर्ज करनी चाहिए, अलग अलग को करेंगी तब हमारी मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं मानी जाती। ओके, 5 और 6 पॉइंट दोनों को मिला दिया गया है। इफ़ द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देन एवरी सब सीक्वेंस ऑल्सो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मेन जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो उसकी सारी की सारी जितनी भी सब सीक्वेंसेस बनेंगी वो सब डाइवर्ज करेंगी या तो प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को। ओके, नेक्स्ट, एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक सीक्वेंस अपने अंदर एक ना एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस तो ज़रूर कंटेन करती है, या इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकती है, लेकिन एक ना एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस तो उसमें से ज़रूर बनेगी। सो फ्रॉम एनी सीक्वेंस वी कैन ऑलवेज चूज टर्म्स दैट फॉर्म अ नॉन डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, मोनोटोनिक की बात हो रही है। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारी BW यानी कि बोल्ज़ेनो-वीयस्ट्रस थ्योरम भी है कि बाउंडेडनेस कहीं पर भी आ जाती है, बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो उसके पास एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो ज़रूर होगी, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं बट एटलीस्ट वन तो ज़रूर होंगी।
ठीक है। सो बाउंडेडनेस को बता रहा है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, और अगर वो बाउंडेड होगी तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर होगी, और इसी को ही हम कहते हैं बोल्ज़ैनो-वीयस्ट्रस थ्योरम। बोल्ज़ैनो-वीयस्ट्रस थ्योरम मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी, अभी आप एक यहाँ पे ग्लिम्स ले लीजिए, ठीक है। If a sequence has two subsequences converging to different limits, then the sequence diverges. जैसा कि हमने -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल लिया था, उसकी दो सब सीक्वेंसेस थी, एक -1 को कन्वर्ज कर रही थी, एक 1 को कन्वर्ज कर रही थी। तो हमारी जो मेन सीक्वेंस थी वो क्या कर रही थी, डाइवर्ज, वो ऑसिलेट कर रही थी बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। सो ऑसिलेटरी में डाइवर्जेंट आता है। तो देखो L1 एंड L2 नॉट इक्वल, तो इसीलिए हमारी दोनों सब सीक्वेंसेस जो हैं वो अलग अलग लिमिट्स को फॉलो कर रही हैं, तो मेन जो सीक्वेंस होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। आर नॉट यूनिक, तो AN कैन नॉट कन्वर्ज। ऑलराइट, अ सब सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग टर्म्स, ये याद रखने वाली बात है, जस्ट अ रीकैप कि सब सीक्वेंस कैसे बनती है, बाय सिलेक्टिंग टर्म्स वाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर। ऑर्डर हम हमेशा इंक्रीजिंग में लेते हैं, उसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करते सब सीक्वेंस बनाते वक्त। ऑलराइट, कुछ अदर यूजफुल फैक्ट्स हैं यहाँ पे, दैट एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस की बात हो रही है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी बाउंडेड होंगी, ठीक है। अगला, अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस मे हैव कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। देखो मेन सीक्वेंस जो है वो तो डाइवर्जेंट है, लेकिन उसकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का जो मैं दे भी चुकी हूँ। अब एक्सएन तो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को, लेकिन इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कन्वर्जेंट, इसके पास तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सब सीक्वेंसेज एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेज। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर लूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।